So let us start with the dengue topic, which is very important topic. यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है. सो डेंगी टॉपिक में हम लोग को मेनली याद रखना है कि इट इज कॉज बाय डेन वायरस. वायरस का जो स्ट्रेन है 1234 स्ट्रेन है, ठीक है. देन वेक्टर क्या होता है सबको पता है, एडीज होता है डेंगी वायरस, डेंगी डिजीज के लिए, ठीक है. अगर हम लोग पीरियोडिसिटी की बात करें, एवरी 4 इयर्स, मतलब देखा जाता है कि हर साल हर 4 इयर्स में डेंगू के केसेस में राइज देखा जाता है. एक तरह से एपिडेमिक हो जाता है. बहुत ज्यादा केसेस ऑफ डेंगू देखे जाते हैं हर 4 साल में. अगर हम लोग डायग्नोसिस की हम लोग बात करेंगे डेंगू के केस में, सो डायग्नोसिस ऑफ डेंगू डिजीज इज डन थ्रू some points are given here how the dengue disease is diagnosed. So number 1 is platelet count, that you all know कि जो diagnosis है वो platelet count से किया जाता है डेंगू का. अगर platelet count 1 लाख से कम होगा, this is one of the diagnostic sign of dengue. अगर hematocrit वैल्यू जो है लेस देन 25%, दिस इज इंपॉर्टेंट. अगर hematocrit वैल्यू लेस देन 20% होगी, जो कि नॉर्मली 45% के लगभग होती है, और मोर देन लाइक 20% के आसपास अगर hematocrit वैल्यू देखी जाएगी, ठीक है, या उससे थोड़ी बहुत ज्यादा, तो उसको हम लोग एक तरह से डायग्नोस्टिक फीचर ऑफ डेंगू बोलते हैं. इसके अलावा पीटेकियल रैशेस दिखेंगे. वाई पीटेकियल रैशेस दिखेंगे? मतलब छोटे छोटे लाल लाल दाने दिखेंगे, जो कि रप्चर ऑफ कैपिलरी की वजह से होता है. क्यों होता है? Why it is seen? Because petechial rashes are seen because of the alteration of RBC and plasma ratio. ठीक है, RBC और प्लाज्मा रेशियो के ऑल्टर होने की वजह से दिखते हैं. द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जहाँ पे पूछा जाता है, टोर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है. इन केस ऑफ अ डेंगू टोर्निक्वेट टेस्ट किया जाता है टू चेक द फ्रेजिबिलिटी ऑफ कैपिलरी. ठीक है, तो क्या किया जाता है? टोर्निक्वेट टेस्ट क्या होता है? व्हाट इज एक्चुअली टोर्निक्वेट टेस्ट? मेजर द पेशेंट ब्लड प्रेशर. टोर्निक्वेट टेस्ट में क्या होता है? जो बीपी इंस्ट्रूमेंट होता है स्पिग्नोमेनोमीटर, उसका कफ लगाया जाता है, ठीक है. देन वी इन्फ्लेट द बीपी कफ टू अ पॉइंट ऑफ मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर. ठीक है, पेशेंट का डायस्टोलिक और सिस्टोलिक बीपी के बीच में उस कफ को इन्फ्लेट किया जाता है. ठीक है, मान लो अगर पेशेंट का बीपी 120/80 है, तो हमें इन्फ्लेट करना है बीपी कफ को 100 mm ऑफ Hg तक. फिर मेंटेन द प्रेशर फॉर 5 मिनट्स. ठीक है, इन केस ऑफ अडल्ट्स एंड इन केस ऑफ चिल्ड्रन फॉर 3 मिनट्स. उस बीपी कफ को 3 मिनट तक रखे रखना है वहां पे. फिर हमें रिलीज कर देना है प्रेशर और वेट करना है 2 मिनट्स तक. हम देखेंगे ये जो फोरआर्म वाला एरिया होता है, क्यूबिटल वाला एरिया होता है, करीब 1 × 1 इंच एरिया में, ठीक है, 1 इंच एरिया के अंदर देखेंगे कितने पीटेकिया हमें मिले, कितने पीटेकियल रैशेस हमें मिले. ठीक है, 1 × 1 एरिया में, 1 इंच × 1 एरिया में. ठीक है, ये जो फोरआर्म होता है वहां पे. तो बेसिकली इसी को टोर्निक्वेट टेस्ट कहते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, पेशेंट का बीपी हम लोग मेजर करते हैं. बीपी मेजर करने के बाद हम लोग बीपी कफ को इन्फ्लेट करते हैं मिडवे बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक. उसके बाद उसको 5 मिनट तक रखते हैं, उसके बाद उसको रिलीज कर देते हैं और 2 मिनट तक वेट करते हैं. फोरआर्म वाला एरिया देखेंगे जहाँ पे क्यूबिटल फोसा होता है, जहाँ पे हमें छोटे छोटे लाल लाल स्पॉट्स दिखेंगे. ठीक है, 1 इंच × 1 इंच एरिया के अंदर. तो कब हम टोर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव मिले कहेंगे? कोई मुझे बता सकते हैं टोर्निक्वेट टेस्ट कब पॉजिटिव होगा? हमें कितने पीटेकिया का काउंट मिलेगा? ये जो नंबर ऑफ पीटेकिया है, छोटे छोटे लाल स्पॉट्स हैं, ये कितने होने चाहिए मिनिमम, तभी हम उसको पॉजिटिव टोर्निक्वेट टेस्ट कहेंगे और कह सकते हैं इट मे बी अ केस ऑफ अ डेंगू. मैम 10. ओके, यूजुअली 20. ठीक है, 20 या 20 से ज्यादा अगर हमें पीटेकियल स्पॉट्स मिल जाए तो इट इज पॉजिटिव. ठीक है, सो दिस इज ऑल्सो अ डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डेंगू. और एक टेस्ट कौन सा किया जाता है डेंगू के लिए? रैपिड टेस्ट, जो यूजुअली हम लोग पेशेंट को देखते हैं, NS1 एंटीजन. ठीक है, ओके, सो दीज आर द टेस्ट व्हिच आर यूजफुल फॉर द डायग्नोसिस ऑफ डेंगू. प्लेटलेट काउंट 1 लाख से कम, हेमाटोक्रिट वैल्यू 20% या उससे ज्यादा, पीटेकियल रैशेस जो टोर्निक्वेट टेस्ट के थ्रू हमें दिखेंगे, और रैपिड टेस्ट जो होता है NS1 एंटीजन को डिटेक्ट करता है. ठीक है, देन व्हाट आर द क्लिनिकल फीचर्स इन केस ऑफ अ डेंगू? तो क्लिनिकल फीचर्स इंक्लूड रेट्रोऑर्बिटल पेन. तो पेशेंट विल कंप्लेन ऑफ कि आंखों के आसपास बहुत दर्द हो रहा है. इसको ब्रेक बोन फीवर भी कहा जाता है. तो कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, ब्रेक बोन फीवर
होता है, डेंगू भी मिलता है, ठीक है। मतलब इतना ज्यादा बोन पेन होता है जो हम यूपटोरियम में पढ़ते हैं, मटीरिया मेडिका में, ठीक है, एपिकार्प में पढ़ते हैं, यूपटोरियम में पढ़ते हैं, ब्राइनिया में पढ़ते हैं कि फीवर के समय इतना बोन पेन होता है, ठीक है। सो ऑल बोन्स विल पेन ड्यूरिंग फीवर, ठीक है, एज इफ पेन होगा जैसे कि टूट गई हो हड्डियां, तो इसलिए हम लोग बोलते हैं ब्रेक बोन फीवर, इतना पेन होता है डेंगू के अंदर, ठीक है। अच्छा, जो डेंगू होती है उसके 5 ग्रेडेशन होते हैं। सबसे पहले जो ग्रेड हम बात करेंगे, ग्रेड 1, जिसमें सिर्फ फीवर होगा, हेडेक होगा और माइल्जिया होगा, ठीक है। सो डेंगू के अंदर 5 ग्रेड होता है। पहले ग्रेड के अंदर पहले बुखार आता है, सर में दर्द होता है और मसल पेन होता है। सेकेंड ग्रेड होता है, उसके अंदर क्या होता है, फीवर, हेडेक, माइल्जिया तो दिखेगा, उसके साथ में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, मतलब प्लेटलेट काउंट कम हो जाएगा, हेमाटोक्रिट वैल्यू जो है 20% या उससे ज्यादा रहेगी और टोर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव मिलेगा सेकंड ग्रेड में। फिर ग्रेड 3 क्या होता है, ये सारे चीजें फीवर, हेडेक, माइल्जिया, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, हेमाटोक्रिट वैल्यू, टोर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव प्लस स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग भी मिलने लग जाएगी और एब्डोमिनल पेन भी मिलने लग जाएगा। और ग्रेड 4 की बात करेंगे, ये सारी चीजें प्लस सर्कुलेटरी शॉक। और ग्रेड 5 की अगर हम लोग बात करेंगे, ग्रेड 5 को बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जहाँ पे पेशेंट जो होता है वो शॉक में चला जाता है, पल्स और बीपी एकदम कम हो जाती है। अभी इसमें से कई बार क्वेश्चन आता है कि डेंगू हेमरेजिक फीवर क्या होता है। ये जो सेकेंड थर्ड और फोर्थ ग्रेड है, जहाँ पे हमें स्पॉन्टेनियस ब्लीडिंग, सर्कुलेटरी शॉक, हेमाटोक्रिट की वैल्यू 20% से ज्यादा, टोर्निक्वेट टेस्ट पॉजिटिव, पीटेकिया वगैरह दिख रहे हैं, इस तीनों ग्रेड को डेंगू हेमरेजिक फीवर कहा जाता है, ठीक है। तो पहले में सिर्फ फीवर होगा, हेडेक होगा, माइल्जिया होगा। ग्रेड 2 से क्या होता है, ग्रेड 3 से क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए इसको बोलते हैं डेंगू हेमरेजिक फीवर। और ग्रेड 5 में एकदम पर्सन शॉक में चला जाएगा, इसलिए बोलते हैं डेंगू शॉक सिंड्रोम, जहाँ पे पल्स और बीपी एकदम लो हो जाएगा। इस तरह से आप फेसेस देख सकते हो डेंगू फीवर के। पहले जो कुछ डेज होते हैं उसके अंदर हाई फीवर होता है कुछ वीक्स में, उसके बाद नेक्स्ट वीक को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल पीरियड, क्योंकि इस क्रिटिकल पीरियड के अंदर ये ग्रेड 3, ग्रेड 4, ग्रेड 5 वाले सिम्टम दिख सकते हैं, ठीक है। और फिर आता है हमारा रिकवरी फेज, जहाँ पे पेशेंट जो होता है वो ऑलमोस्ट बेटर होने लगता है, रिकवर होने लग जाता है, जो भी फ्लूइड लॉस हुआ होता है पहली वाली स्टेज में, डिहाइड्रेशन हुआ होता है, वो अभी ठीक होने लगता है बॉडी। तो बॉडी विल ट्राई टू अपने आप रिकवर होने की ट्राई करेगा, लेकिन इस तरह से ग्रेडिंग देखी जा सकती है। इस तरह से डेज में हम देख सकते हैं कि किस तरह से डेंगू फीवर प्रोग्रेस करता है। पहले बहुत हाई फीवर वाले डेज होंगे, फिर क्रिटिकल पीरियड होगा जिसमें ब्लीडिंग हो सकती है, शॉक हो सकता है, ऑर्गन इम्पेयरमेंट हो सकता है, और अगर इंसान यहाँ से रिकवर हो गया या तो यहाँ पे उसकी डेथ हो सकती है क्रिटिकल पीरियड में। अगर यहाँ से रिकवर हो गया वो पेशेंट तो थोड़ी रिकवरी स्टेज में चला जाएगा, फ्लूइड ओवरलोड रीअब्सॉर्ब होने लगेगा। देन कम्स ये जो डेंगू जो वायरस होता है वो बेसिकली एडीज के थ्रू स्प्रेड होता है। एडीज इज अ वेक्टर, राइट। अभी जो एडीज मस्किटो है, कई बार पूछा जाता है उसकी फ्लाइट रेंज कितनी होती है, कितने तक उड़ सकता है ये एडीज मस्किटो, 400 मीटर तक उड़ सकता है, ठीक है। तो देखना कि ज्यादा जो ऊपर वाले फ्लोर्स में रहते हैं, सपोज 5th फ्लोर, 6th फ्लोर, 7th फ्लोर, ऊपर वाले फ्लोर्स में जो लोग रहते हैं उन लोग के डेंगू होने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि ये जो मस्किटो होता है वो कम हाइट तक ही उड़ सकता है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग बात करें एडीज का जो मस्किटो होता है ज्यादातर मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग में बाइट करता है, उसके साथ साथ क्लीन वाटर में भी ये ब्रीड करता है, ठीक है। अच्छा, क्या क्या वैक्सीन बनाई गई है डेंगू डिजीज के लिए। डेंगा वैक्सिया करके एक वैक्सीन है जो इंडिया के अंदर बनाई गई है डेंगू के लिए, जो कि 9 से 45 ईयर्स तक के लोगों के लिए बनाई गई है। इसकी 3 डोज दी जाती है 6 महीने को छोड़ छोड़ के, ठीक है। 6 महीने छोड़ छोड़ के 3 डोज दी जाती है, सब क्यूटेनियस दी जाएगी, ठीक है, सब क्यूटेनियस दी जाएगी। और जो स्ट्रेन यूज होता है, स्ट्रेन का नाम है CYD-DTV, ये यूजुअली नहीं पूछा जाएगा, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन। अच्छा, ये जो वैक्सीन होती है इसकी 50% ही एफिकेसी होती है, ठीक है, मींस 50% ही प्रोटेक्शन रेट होती है। डेंगा वैक्सिया, ठीक है, डेंगा वैक्सी इज द नेम ऑफ अ वैक्सीन, ठीक, ओके।
देन कम्स नेक्स्ट डिजीज, नेक्स्ट कम्युनिकेबल डिजीज, जो हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा पढ़ा था, अभी थोड़ा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि आफ्टर एनालाइजिंग मैंने देखा लेप्रोसी से बहुत क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो लेप्रोसी इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहां से काफी बार क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है। सो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल में पढ़ा रही हूँ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम लोग हैंसेंस डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। ये क्रॉनिक बैक्टीरियल डिजीज होती है, जो कि माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की वजह से होती है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम लेप्रा की वजह से होती है। ये जो डिजीज होती है, ये ज्यादातर स्किन और पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट करती है। इट यूजुअली अफेक्ट्स स्किन एज वेल एज पेरिफेरल नर्व। इसके अंदर क्या मिलता है हमें, क्योंकि स्किन को अफेक्ट कर रही है, तो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल, यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह से हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल दिखेगा, ठीक है। अब उसके साथ साथ में देखेंगे, क्योंकि स्किन और पेरिफेरल नर्व को अफेक्ट कर रही है, तो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल के साथ जब इस एरिया में सेंसेशन चेक किया जाएगा तो सेंसेशन लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो बहुत बार पूछा जाता है कि वन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ लेप्रोसी इज हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल एज वेल एज उस पर्टिकुलर एरिया का ये जो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल है, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे, कहीं ये विटिलिगो तो नहीं है, कहीं ये कोई और बीमारी तो नहीं है। जब इसका सेंसेशन चेक किया जाएगा थ्रू अ पेन, थ्रू अ स्टिक, थ्रू व्हाटएवर थिंग, नॉट डू विद द हैंड, कभी भी हाथ से चेक नहीं करना है, ठीक है। थ्रू अ स्टिक, थ्रू अ पेन, जब उसका सेंसेशन चेक किया जाएगा कि आपको फील हो रहा है कि नहीं, गर्म ठंडा फील हो रहा है कि नहीं, कुछ फील नहीं होगा, पेन भी फील नहीं होगा पेशेंट को, यहाँ की सेंसेशन लॉस हो चुकी होगी, ठीक है। सो मेनली ये दो मैनिफेस्टेशन रहता है, हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स और न्यूरोलॉजिकल मैनिफेस्टेशन। इसको हम लोग नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज बोलते हैं, ठीक है। लेप्रोसी के एलिमिनेशन के लिए जो पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम आया था वो 2000 में आया था। अभी जो इसका मेन एम था कि जो लेप्रोसी का प्रेवलेंस है वो 1 पर 10,000 करना है, ठीक है। ओके, ये अभी हम डिटेल में आएंगे नेक्स्ट स्लाइड में, एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ लेप्रोसी। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है लेप्रोसी का, मल्टी बैसिलरी केसेस। मल्टी बैसिलरी केसेस को और इन एपरेंट केसेस, मतलब वो केसेस जिनमें साइंस एंड सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब जो एकदम छिपे हुए केसेस है, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। जिसमें बहुत सारे बैसिलाई मिल जाए पॉजिटिव, वो केसेस होते हैं। जो छुपे हुए केसेस होते हैं जिसमें कोई साइंस एंड सिम्टम मैनिफेस्टेड नहीं होता, वो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होते हैं। यूजुअली जो लेप्रोसी किस तरह से ट्रांसमिट होता है वन पर्सन टू अनदर, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के थ्रू, ठीक है। छींक दिया, खांस दिया, तो जो ड्रॉपलेट से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाएगा। अगर हम लोग इसके इन्फेक्टिविटी की बात करें, यूजुअली क्या होता है, जिस तरह से टीबी का फिक्स होता है कि ट्रीटमेंट दिया जाता है, इसी तरह से लेप्रोसी का एलोपैथी में ट्रीटमेंट फिक्स है। 90 डेज का ट्रीटमेंट लेने के बाद, रिम्पाफेसिन लेने के बाद क्या होता है, पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव कन्वर्ट हो जाता है। सो 90 डेज का ट्रीटमेंट लेने के बाद पेशेंट नॉन इन्फेक्टिव हो जाता है, ठीक है। लेप्रोसी जो होता है वो मेल में ज्यादा होता है एज कंपेयर टू द फीमेल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत बार पूछा जाता है, इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ लेप्रोसी क्या होता है। लास्ट क्लास में भी मैंने पूछा था ऐसी कौन सी डिजीज है जिसका लार्जेस्ट इंक्यूबेशन पीरियड है, तो लेप्रोसी है। 9 महीने से लेके 20-30 साल तक इंक्यूबेशन पीरियड रह सकता है इसका, ठीक है। Now what are the clinical features? Mainly nerves, mucous membrane और skin affect हो रहे हैं, तो discolor patches, flat patches और numbness दिखेगी उस particular area में। ग्रोथ नोड्यूल्स भी दिख सकते हैं स्किन में। स्किन जो होगी थिक स्टफ ड्राई स्किन हो जाएगी। पेनलेस अल्सर्स ऑन द सोल्स ऑफ द फीट दिखेगा, ठीक है, क्योंकि पेशेंट का पेन और टच सेंसेशन, नर्व की सेंसेशन ही चली जा रही है, लॉस्ट हो जा रही है, तो उसको बार बार ठोकर लगेगी, इंजरी होगी पैरों में, उसको पता भी नहीं लगेगा और अल्सर्स हो जाएंगे, और वो भी पेनलेस। इसको हम लोग बोलते हैं चारकोड्स जॉइंट, ठीक है, जो कि लेप्रोसी का एक मैनिफेस्टेशन है। ओके, कैन यू टेल मी चारकोड्स जॉइंट और कौन सी डिजीज में मिलता है? इसको छोड़ा ना प्रिया को। डायबिटीज में, डायबिटीज Yes. न्यूरोपैथी। टेबीज डॉर्सेलिस हो गया, डायबिटीज हो गया, लेप्रोसी हो गया, जहाँ पे क्या होता है कि नर्व की सेंसेशन चली जाती है, पेशेंट को बार बार इंजरी हो रही है, पता ही नहीं लग रहा है, वो इंजरी इतनी सीवियर होती जाती है कि पूरी बोन तक स्प्रेड हो जाती है, पूरा जॉइंट्स तक स्प्रेड हो जाती है, अल्सर पूरा जॉइंट तक चला जाता है, उसको बोलते हैं चारकोड्स जॉइंट, और वो पेनलेस होता है। जो कि डायबिटीज, टेब्स डॉर्सेलिस, लेप्रोसी, जहाँ जहाँ पे नर्व कॉलम का डैमेज हो रहा है वहां पे होता है।
पेनलेस स्वेलिंग ऑफ द फेस दिखेगा और लॉस ऑफ लैटरल 1/3 ऑफ द आईब्रोज दिखेगा। ये बहुत बार पूछा जाता है, लॉस ऑफ आईब्रोज किसमें मिलता है? हाइपोथायरिज्म में मिलता है और लेप्रोसी में भी मिलता है। ठीक है, सो बिकॉज नर्व इन्वॉल्वमेंट होती है लेप्रोसी के अंदर, स्किन इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से, अभी मैंने आपको बताया, स्किन इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से हाइपोपिगमेंटेड नोड्यूल्स इस तरह से दिखेंगे, मैक्यूल्स इस तरह से दिखेंगे, या ओवरग्रोथ नोड्यूल्स दिख सकते हैं। ओवरग्रोथ नोड्यूल्स मतलब इस तरह से आप पेशेंट की फोटो देख सकते हो, एकदम लियोनॉइड फेस हो जाएगा और इस तरह से फेस में नोड्यूल्स दिखेंगे, ओवरग्रोथ। ठीक है, इस तरह से फेशियल हो जाता है लेप्रोसी वाले पेशेंट का। ठीक है, तो ये तो गया स्किन इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से। नर्व इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से क्या होता है? नमनेस हो जाता है अफेक्टेड पार्ट का, मसल में वीकनेस और पैरालिसिस हो जाएगी, नर्व जो थिक हो जाएंगे नर्व्स, आई प्रॉब्लम्स भी हो सकती है पेशेंट को, जैसे कि ब्लाइंडनेस, और म्यूकस मेम्ब्रेन इफेक्ट होने की वजह से स्टफी नोज भी हो सकती है। इसमें बहुत बार क्वेश्चन आता है कि कौन सी नर्व मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है लेप्रोसी में। तो अल्नर नर्व जो होती है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। ठीक है, अल्नर नर्व जो होती है वो मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा मीडियन नर्व, फेशियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, रेडियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, ये सब भी इफेक्टेड हो सकती है। लेकिन मोस्ट कॉमन, अगर एक क्वेश्चन में पूछा जाए मोस्ट कॉमन नर्व कौन सी इफेक्टेड है, तो वो है अल्नर नर्व। ठीक है, अल्नर नर्व मोस्ट कॉमनली इफेक्ट होती है। उसके अलावा मीडियन नर्व, रेडियल नर्व, पोस्टीरियर टिबियल नर्व, ये सब भी इफेक्ट हो सकती है। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व। देन अगर हम लोग क्लासिफिकेशन की बात करें लेप्रोसी की, तो 4 क्लासेस में डिवाइड होता है। एक होता है इंटरमीडिएट, एक होता है ट्यूबरकुलोइड, एक होता है बॉर्डर लाइन और एक होता है लेप्रोमेटस। तो ये 4 स्टेजेस या 4 क्लासिफिकेशन ऑफ लेप्रोसी होता है। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जाता है। इंटरमीडिएट में क्या होता है? इंटरमीडिएट टाइप ऑफ लेप्रोसी जिनको होगी उनमें 1 या 2 वेग हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स होंगे। ठीक है, 1 या 2 आपको व्हाइट सफेद दाग मिल जाएगा, वो भी वेग। ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होगा उन दाग का। ठीक है, सेंसरी इंपेयरमेंट, जहां पे वो हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल होगा वहां की सेंसेशन इंपेयर हो चुकी होगी। और जब उस लीजन का हम लोग टेस्ट करेंगे कि बैक्टीरिया मिलेंगे कि नहीं, बैक्टीरिया एब्सेंट होंगे, बैक्टीरियोलॉजिकली दे आर नेगेटिव। ठीक है, तो वो जो 1 या 2 वेग हाइपोपिगमेंटेड मैक्यूल्स हैं, जब उनको टेस्ट किया जाएगा तो देखेंगे उसमें बैक्टीरिया मिल ही नहीं रहे। इसको बोलते हैं इनडिटर्मिनेट टाइप ऑफ लेप्रोसी। फिर आता है ट्यूबरकुलोइड टाइप ऑफ लेप्रोसी, जिसके अंदर 1 या 2 वेल डिफाइंड लीजन मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वेग लीजन मिल रहे थे इनडिटर्मिनेट में, वेरस ट्यूबरकुलोइड टाइप ऑफ लेप्रोसी के अंदर 1 या 2 वेल डिफाइंड इस तरह से फ्लैट या फिर रेज लीजन्स मिलेंगे, एकदम गोल गोल पर्टिकुलर एक शेप दिखाई देगी, और वो वाले एरिया का सेंसरी डेफिशिएंट होगा, मतलब उस वाले एरिया में सेंसेशन फील नहीं होगी, और ये भी बैक्टीरियोलॉजिकली अभी नेगेटिव होगा। इस लीजन को जब हम टेस्ट करेंगे तब भी बैक्टीरिया हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, ये होता है ट्यूबरकुलोइड टाइप ऑफ लेप्रोसी। इनडिटर्मिनेट और ट्यूबरकुलोइड में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे वेग टाइप ऑफ लीजन था, कोई पर्टिकुलर शेप नहीं था, वेरएज यहाँ पे वेल डिफाइंड लीजन है। ठीक है, फिर इसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं बॉर्डर लाइन टाइप ऑफ लेप्रोसी। इसमें 4 या 4 से ज्यादा फ्लैट या फिर रेज लीजन्स मिलते हैं। ठीक है, जो कि हाइपोपिगमेंटेड भी हो सकते हैं या लाल लाल कलर के भी हो सकते हैं। ऑब्वियसली उसमें सेंसरी इंपेयरमेंट होगा, वहां पे सेंसेशन फील नहीं होगी। द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज बॉर्डर लाइन वाला जो लेप्रोसी का केस होगा वो बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव होता है, मे बी प्रेजेंट, बैक्टीरिया मे बी प्रेजेंट इन द लीजन। अगर आप उस लीजन का टेस्ट करने जाओगे तो आपको बैक्टीरिया मिल सकता है। और धीरे धीरे ये जो बॉर्डर लाइन वाला जो लेप्रोसी होता है वो लेप्रोमेटस टाइप में प्रोग्रेस होता है, जो कि और सीवियर स्टेज होती है। ठीक है, बॉर्डर लाइन वाला लेप्रोसी जो है धीरे धीरे और सीवियर स्टेज में जाता है, जिसको बोलते हैं लेप्रोमेटस टाइप। ठीक है, तो ये पहली बार ऐसा स्टेज आया जहां पे बैक्टीरिया आपको उस लीजन में मिलेंगे। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट स्टेज जिसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोमेटस टाइप, जिसके अंदर डिफ्यूज इन्फिल्ट्रेशन ऑफ न्यूमरस फ्लैट या रेस्ड पुअरली डिफाइंड लीजन्स मिलेंगे।
ठीक है, बहुत सारे लीजन्स मिल जाएंगे, फ्लैट भी हो सकते हैं, रेज भी हो सकते हैं, शाइनी, स्मूथ एंड सिमेट्रिकल होते हैं। द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इज इट इज बैक्टीरियोलॉजिकली पॉजिटिव, यहाँ पे बैक्टीरिया हमेशा मिलेंगे ही मिलेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं लेप्रोमेटस टाइप। तो बेसिकली इसमें पूछा जाता है कि बॉर्डर लाइन में और लेप्रोमेटस टाइप में बैक्टीरिया मिलते हैं, वेयरएज इन केस ऑफ डिटर्मिनेट या इन केस ऑफ ट्यूबरकुलोइड लेप्रोसी बैक्टीरिया नहीं मिलते हैं, बैक्टीरियोलॉजिकल दे आर नेगेटिव, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, उसके बाद पॉसीबैसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसिस किसको बोलेंगे और मल्टीबैसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसी किसको बोलेंगे? पॉसीबैसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसी बोलेंगे अगर 1 से 5 तक लीजन्स होंगे, 1 से लेके 5 लीजन्स होंगे विद और विदाउट वन नर्व इन्वॉल्वमेंट, एक नर्व इन्वॉल्व हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। सो 1 से 5 अगर लीजन्स होंगे और साथ में एक नर्व इन्वॉल्व हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसको बोलते हैं पॉसीबैसिलरी। और मल्टीबैसिलरी बोलते हैं जब 6 से ज्यादा स्किन लीजन्स होंगे और विद और विदाउट 2 एंड मोर देन 2 नर्व इन्वॉल्वमेंट, 2 से ज्यादा नर्व इन्वॉल्व होगी। ठीक है, इसको बोलते हैं मल्टीबैसिलरी टाइप ऑफ लेप्रोसी। नाउ ये कुछ प्रोग्राम्स बनाए गए थे लेप्रोसी के एलिमिनेशन के लिए, लेप्रोसी के कंट्रोल के लिए। ठीक है, 1955 में नेशनल लेप्रोसी कंट्रोल प्रोग्राम बनाया गया है which was launched and the focus was on early detection and treatment with dapsone monotherapy। तो पहला जो प्रोग्राम बनाया था लेप्रोसी के कंट्रोल के लिए 1955 में, उनका मेनली काम था जल्द से जल्द लेप्रोसी के केसेस डिटेक्ट करो और उनको ट्रीट करो। फिर 1983 में नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम आया, ठीक है, जिसके अंदर मेन फोकस था कि मल्टी ड्रग थेरेपी जो WHO ने रिकमेंड किया है वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को खिलाया जाए। मल्टी ड्रग थेरेपी MDT जो थेरेपी जो WHO ने रिकमेंड किया है वो इस इरेडिकेशन प्रोग्राम में खिलाया जाए। उसके बाद 2000 ईयर में नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम आया था, जो हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया था, ये वाला नेशनल एलिमिनेशन प्रोग्राम फॉर लेप्रोसी आया था which was done by 2000। सो लेप्रोसी अभी एलिमिनेटेड है। आज अगर हम लेप्रोसी के प्रिवेलेंस की बात करें 1 पर 10,000 है। ठीक है, 10,000 में से एक लोग को लेप्रोसी है। सो लेप्रोसी इज बीन एलिमिनेटेड, नॉट इरेडिकेटेड। ठीक है, यहाँ पे एम तो था 1983 में कि हम लेप्रोसी को इरेडिकेट कर दे, लेकिन वो कर नहीं पाए थे। ठीक है, ये 2 डिजीजेस तो जो मुझे इंपॉर्टेंट लगी, जो लास्ट क्लासेस में छूट गई थी, मैंने अभी डिस्कस कर लिया है। अभी हम थोड़ा सा बायोस्टैट्स का क्वेश्चंस और पोर्शन डिस्कस करेंगे जो कई बार एमडी के एग्जाम में आता है। देखो, बहुत कम चांसेस है कि बायोस्टैट से क्वेश्चन आएगा तो एक क्वेश्चन आएगा, और तो मैं 4 या 5 क्वेश्चन से डिस्कस करूंगी, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, और वो भी 5-6 क्वेश्चन जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 5-6 टॉपिक जहां से क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ये जो बायोस्टैट्स का जो भी पोर्शन होता है, आप लोग यूजुअली जब आप एमडी कर रहे होंगे, एमडी के फर्स्ट